एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। काफ़ी लंबे टाइम के बाद, क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन थी इस वजह से, तो आज हम पढ़ेंगे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में। जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स रहते हैं, ये रहते हैं पार्ट्स ऑफ एंटीबॉडी जो कि डिफरेंट एंटीजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं जब वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर जाते हैं या फिर डिफरेंट बॉडी में ट्रांसफ़र कर जाते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। इसमें आपको बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है जो हम आगे पढ़ेंगे। मैं बस आपको नोट्स में बता रही हूँ कि ये ऐसा है, वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। अब जो हमारा एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है उसके हमारे 3 टाइप होते हैं, जो कि है एलोटाइप, आइसोटाइप एंड इडियोटाइप। ठीक है, एलोटाइप होता है एलेलिक डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, एलेलिक डाइवर्सिटी जिसे बोलते हैं। आइसोटाइप में हमें लिखना है कि आइसोटाइप में हमें ये याद रखना है कि जो हमारी पाँचों की 5 एंटीबॉडीज़ है वो हमारी आइसोटाइप में से बिलोंग करती है। ठीक है, इडियोटाइप में हमें रखना है कि हमारे वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ वेरिएबल रीजन। अब जैसे हमें ये दिख रहा है, ये हमारी एंटीबॉडी है। जो हमारी एंटीबॉडी है जिसका जो वेरिएबल रीजन होता है, जो अपर रीजन होता है, उसको हम वेरिएबल रीजन कहते हैं। वहाँ पर हमारा इडियोटाइप रहता है, जो हमने अभी अभी पढ़ा, जो कि हमारे वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट होता है। इडियोटाइप जो कि हमारे रिस्पॉन्स को डेवलप करता है। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टेंट रीजन रहता है वहाँ पर हमारा आइसोटाइप होता है, क्योंकि जब कॉन्स्टेंट रीजन चेंज होता है तो हमारी एंटीबॉडी चेंज होती है। ठीक है, हमारी डिफरेंट एंटीबॉडी की क्लास आती है। तो इसलिए जो भी हमारा कांस्टेंट रीजन जिसे हम आइसोटाइप कहते हैं, ये हमारी ऑल एंटीबॉडीज़ को डिनोट करता है। ये चेंज होगी, हमारी एंटीबॉडीज़ चेंज होती जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटाइप। नेक्स्ट है हमारा अफिनिटी एंड एविडिटी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अफिनिटी और एविडिटी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे अफिनिटी क्या होता है। सबसे पहले अफिनिटी क्या होता है। अफिनिटी टू बाइंड देम, मतलब एपिटोप जो होता है हमारा एंटीजन में और जो हमारा पैराटोप होता है हमारी एंटीबॉडी में, उन दोनों के बीच में जो अफिनिटी, जो अट्रैक्शन, जो इंट्रैक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं अफिनिटी। किसी भी एक एपिटोप और एक पैराटोप के बीच में। ये सिर्फ एक एंटीबॉडी के बारे में बात हो रही है और एक एपिटोप और एक पैराटोप के बारे में बात हो रही है, इसको हम अफिनिटी बोलेंगे। अब हमारा आता है एविडिटी। जैसे हमने देखा, अफिनिटी बस एक एपिटोप और एक पैराटोप के बारे में बात हो रही थी, लेकिन एविडिटी में हमारा ओवरऑल बाइंडिंग होती है, इसको हम एविडिटी कहते हैं। ओवरऑल बाइंडिंग जैसे हम आईजीएम में देखते हैं, वो हमारी पेंटामेरिक होती है। पेंटामेरिक मतलब हमारी 5 एंटीबॉडी से मिलकर बनी हुई थी। ठीक है, तो उसके पास हमारे 10 एपिटोप होते हैं। ठीक है, जब वो 10 के 10 एपिटोप किसी भी 10 एंटीजन से बाइंड करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं एविडिटी, मतलब ओवरऑल बाइंडिंग ऑफ 1 एंटीबॉडी टू 1 एंटीजन। ठीक है, 1 एंटीबॉडी ही है हमारी आईजीएम, लेकिन उसके पास हम वो हमारी पेंटामेरिक होती है, मतलब वो 5 एंटीबॉडी को मिलकर बनी हुई होती है। तो वो होती एक ही एंटीबॉडी है, लेकिन वो मिल के बनी हुई होती है। तो इसको हम एक से ही डिनोट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ओवरऑल बाइंडिंग ऑफ 1 एंटीबॉडी टू 1 एंटीजन। ठीक है, जो कि हमारे एंटीजन्स जो होते हैं वो भी हमारे मल्टीवैलेंट होते हैं, वो भी हमारे काफ़ी साइड से बाइंड हो सकते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं एविडिटी, मतलब ओवरऑल बाइंडिंग। ठीक है, और अफिनिटी को कहते हैं 1 एपिटोप टू 1 पैराटोप। ठीक है, तो यही फ़र्क है हमारा अफिनिटी और एविडिटी में। अब जो हमारा एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में इंटरेक्शन होता है वो हमारा नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है। ठीक है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन बॉन्डिंग होती है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है, वो नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसमें हमारा आता है आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल एंड हाइड्रोफोबिक। क्वेश्चन आपको ये नहीं आएगा कि कौन सी बॉन्डिंग है, उसमें आपको ये पांचों नाम के साथ हमारा एक कोवैलेंट बॉन्ड भी दे देंगे और उसमें हमें ये बताएंगे कि कौन से बॉन्ड से नहीं होती है। तो हमको बस इतना याद रखना है, सारे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, आयनिक हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, हमारा वैन डर वाल हो जाएगा, हमारा हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, लेकिन हमारा कोवैलेंट नहीं होगा। अब एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस रिएक्टिविटी। क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होता है। देखो, जो हमारा स्पेसिफिक पैराटोप होता है, एंटीबॉडी का जो हमारा पैराटोप है वो स्पेसिफिक पैराटोप होता है, वो हमारे स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करता है, मतलब हमारे स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटीजन से, मतलब एपिटोप से बाइंड करता है। लेकिन कभी कभी क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है। उसमें क्या होता है, जो एंटीजन विद सिमिलर एपिटोप, कोई भी दूसरा एंटीजन है और उसके पास सिमिलर एपिटोप है, तो वो हमारे पैराटोप से बाइंड कर जाता है, इसको हम क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, मतलब आप
ऐसा देखो, मान लो कोई लड़का लड़की है, ठीक है, कोई लड़का इस पर्टिकुलर लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो उसके कैरेक्टर किसी और पे देख रहा है, तो उसे वो उससे पे बाइंड कर जा रहा है, ठीक है। तो ये एक इजी फॉर्म है, इसको ज़्यादा दिल पे ना लें। अब जो हमारा आता है काइनेटिक्स ऑफ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। अब आपको पता ही होगा, हमें इम्यूनोलॉजी हमने 50% कर दी है, तो हमने इतना तो देख ही लिया है। जो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स रहता है पैथोजन का, वो थोड़ा स्लो होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स जिसे बोलते हैं। जो सेकेंडरी होता है वो हमारा फास्ट होता है, ठीक है। जो प्राइमरी है पैथोजन उस टाइम पे हमारा फर्स्ट टाइम आता है, और सेकेंडरी में हमारा सेम पैथोजन हमारा सेकेंड टाइम आता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अलीलिक इंक्लूजन। इसमें क्या होता है, वन अलील एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये आगे जाके पढ़ेंगे। मुझे इतना ध्यान नहीं है कि मैंने इसके बारे में नोट्स बनाए हैं या नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्केच पेन से लिखा है। तो अलीलिक इंक्लूजन क्या होता है, वन अलील एक्सप्रेशन को ही हम अलीलिक इंक्लूजन कहते हैं। अब जो हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी रिस्पॉन्स रहता है, वो हमारा कुछ इस प्रकार से है कि उस टाइम पे हमारी क्या क्या चीज़ें रिलीज़ होती है। ये है हमारा एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन सीरम, मतलब इन ब्लड जो भी है। और ये हमारा रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे हमारी जो आईजीएम होती है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। आईजीएम हमारी ब्लड में रहती है, तो वो रिलीज़ होती है प्राइमरी रिस्पॉन्स के, ठीक है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जब हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स के टाइम पे हमारी आईजीजी रिलीज़ हो जाती है, जो हमारे मदर से मिलती है हमको, ठीक है, जो प्लेसेंटा से क्रॉस भी हो जाती है, ठीक है। 5 डेज़ में जब हमारा 5 डेज़ तक हमारा अगर हमारे अंदर कोई एंटीजन बैक्टीरिया आ गया है, 5 दिन बाद हमें कोई एंटीबॉडीज़ का रिलीज नहीं दिखता है, उनका डाउन मतलब उनका जो सिक्रेशन हो जाता है वो स्लो हो जाता है। और फिर हमारा सेकेंडरी जो हमारा 10 डेज़ है, उसमें हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो होता है, जिस टाइम पे हमारी आईजीजी सीक्रेट होती है, ठीक है। तो पहले हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्स पे हमारी आईजीएम रिलीज़ होती है, और हमारी सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे हमारी आईजीजी रिलीज़ होती है। इसको हमें ध्यान रखना है। प्राइमरी में हमारी आईजीएम, क्योंकि वो हमारे ब्लड में रहती है, आईजीजी हमारे मदर से मिलती है, वो हमारी सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे रिलीज़ होती है। अभी हमारा चार्ट दे रखा है प्राइमरी या सेकेंडरी रिस्पॉन्स का, जैसे हमने अभी अभी ग्राफ पढ़ा है कैसा होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में हमारा आईजीएम रिलीज़ होती है। तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स में सबसे पहले हमारा लैग फेज आता है, जिसपे कोई एंटीबॉडी का डिटेक्शन नहीं दिखता है, ठीक है। लैग फेज हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लैग फेज बोल सकते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स का। इस टाइम पे हमारा कोई भी एंटीबॉडी डिटेक्शन नहीं होता है 1 से 2 वीक तक, ठीक है। उसके बाद हमारा लॉग फेज आता है। लॉग फेज में हमारा रिस्पॉन्स शो होता है स्टडी रेज ऑफ एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी का धीरे धीरे सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारा स्टडी फेज होता है, जिसमें हमारी एंटीबॉडी सिंथेसिस होती है, और उतना ही हमारा डिग्रेडेशन भी होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, ठीक है। जिसमें हमारी बैक्टीरिया में भी हमने देखा है, जो हमारा डेथ फेज और हमारा ग्रोइंग फेज रहता है वो सेम हो जाता है, ठीक है। तो स्टडी फेज पे क्या होता है, जितनी जितनी हमारी एंटीबॉडी सिंथेसिस करती है उतनी हमारा उनका डिग्रेडेशन होता है। फिर आता है हमारा डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में हमारी जो पीक रहती है वो बहुत स्मॉल हो जाती है। हमारी जो आईजीएम रहती है वो हमारी इंक्रीज रहती है अकॉर्डिंग टू आईजीजी, इन कंपेयर टू आईजीजी। और इस टाइम पे हमारे जो नेव बी सेल रहते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा था प्राइमरी रिस्पॉन्स का ग्राफ। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो हमारी मेमोरी बी एंड टी सेल्स रहती है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। मेमोरी बी एंड टी सेल्स, ये हमारा शॉर्ट, इसमें जो हमारा शॉर्ट लैग फेज होता है, ठीक है, जो कि 1 से 3 दिन का होता है, क्योंकि हमारी प्राइमरी में जो लैग फेज था वो हमारा 1 से 2 वीक का था, ठीक है। अब सेकेंडरी में हमारा जो लैग फेज रहता है वो बहुत ही कम रहता है, जो कि हमारा 1 से 3 दिन का रहता है। उसके बाद हमारी सेम प्रोसेस होती है, लैग लॉग फेज चलता है, स्टडी फेज चलता है। फिर उसके बाद हमारा पीक लार्ज हो जाता है, हमारी आईजीजी का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हमारी मेमोरी बी सेल्स का भी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। था ये हमारा था रिस्पॉन्स के बारे में। एक होता है हमारे एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं सुपर एंटीजन। ये सुपर एंटीजन क्या रहता है, ये हमारे बैक्टीरिया एंड वायरस सीक्रेट करते हैं। ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि हमारे एंटीजन जो है वो प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो बैक्टीरिया एंड वायरस रहते हैं उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस होते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 23 टू 28 किलो डेल्टन होता है, ठीक है। अब जो सुपर एंटीजन रहते हैं ये प्रोटीज रेजिस्टेंस रहते हैं, लेकिन जो प्रोटीज रहते हैं वो प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं, लेकिन ये हमारे प्रोटीज रेजिस्टेंट रहते हैं, और ये हमारे हीट रेजिस्टेंट भी रहते हैं, ठीक है। और ये हमारे एमएचसी मॉलिक्यूल के द्वारा रिप्रेजेंट भी नहीं किए जा सकते। तो ये हमारे इसलिए बहुत ही
भयंकर होंगे, क्योंकि अगर ये हमारे एमएनसी के द्वारा रिप्रेजेंट ही नहीं होंगे तो इनके लिए तो हमारी एंटीबॉडी सीक्रेट ही नहीं हो पाएगी, और ना एंटीबॉडी सीक्रेट होगी ना हमारे कोई सेल इन पर अटैक करेंगे। अब ये काम कैसे करता है ये सुपर एंटीजन? देखो, ये है हमारा एमएनसी मॉलिक्यूल 2, ठीक है, जो कि हमारी जो एंटीजन रहते हैं वो हमारे एपीसी सेल्स को शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे ये मान लो हमारे एमएनसी 2 मॉलिक्यूल है, तो जो हमारे सुपर एंटीजन के जो प्रोटीन्स रहते हैं, प्रोटीन और ये हमारी एंटीबॉडी है, ये हमारे एंटीजन है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोटीन और सुपर एंटीजन बाइंड विद द अल्फा 2 ऑफ द एपीसी एंड वेरिएबल रीजन ऑफ द टी हेल्पर सेल। जो ये टी हेल्पर सेल का जो वेरिएबल रीजन होता है, बीटा रीजन, उससे और हमारे जो एमएनसी 2 मॉलिक्यूल है अल्फा 2, उससे बाइंड कर जाता है सुपर एंटीजन का जो प्रोटीन रहता है, ठीक है। ये हमारा जो टी हेल्पर सेल का वेरिएबल रीजन है, और जो हमारा अल्फा 2 रीजन है एमएनसी 2 मॉलिक्यूल का, उससे बाइंड कर जाता है, ठीक है। अब जो सुपर एंटीजन रहता है, उसके बाद जो हमारी टी हेल्पर सेल रिसेप्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, मैसिव साइटोकाइनिन का रिलीज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो हमारा 0.01% पे रिलीज़ होता है, लेकिन जब हमारा सुपर एंटीजन ऐसे करके बाइंड कर जाता है तो हमारा 10% रिलीज़ होता है। तो आप खुद देख लो कितना मैसिव इंक्रीज़ हो चुका है साइटोकाइनिन रिलीज़ का, ठीक है। अब जैसे ही ये 10% रिलीज़ होगा तो इससे हमारी टॉक्सिसिटी डेवलप होने लग जाती है सेल में। अब सेल में टॉक्सिसिटी डेवलप होगी तो क्या होगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आएगा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या हो जाता है, जैसे कि हमारी फूड पॉइजनिंग, इसका एक एग्जांपल है फूड पॉइजनिंग है, ठीक है। उसमें हमारा वोमिटिंग होता है, हमें फीवर हो जाएंगे, हमें पेन होता है, हमें डायरिया, ये सब हो जाएगा। तो ये सुपर एंटीजन है जो बहुत ही खतरनाक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, कि सुपर एंटीजन हमारे किस किस से बाइंड कर जाते हैं। एक हमारे एमएससी 2 मॉलिक्यूल के अल्फा 2 चेन से, मतलब उनके अल्फा 2 डोमेन से, और हमारे वेरिएबल रीजन से ऑफ द टी हेल्पर सेल। आपको बस इतना सा याद रखना है इसमें। बस आज की वीडियो यही तक, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद हमें एक छोटा सा टॉपिक और करना है जिसे हम क्लोनल सिलेक्शन और क्लास स्विचिंग बोलते हैं। उसके बाद हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे आ जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो।